नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही करेगा मैरिटल रेप पर सुनवाई। सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का दिया आदेश। मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की उठी मांग। इसरो ने किया चंद्रयान 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। अब तक सिर्फ 3 देशों ने हासिल किया ये मुकाम। भारत यूएई के बीच रुपए दिरहम में होगा व्यापार। समझौते के तहत एलसीएसएस का होगा विकास। यूपीआई ने बनाई यूएई तक अपनी पहुंच। नीति आयोग ने जारी किया बहुआयामी गरीबी सूचकांक। 13.5 करोड़ लोगों को मिली मुक्ति। फायदे में रहा उत्तर प्रदेश। और साल 2030 तक एड्स को किया जा सकता है खत्म। संयुक्त राष्ट्र ने लगाया अनुमान। पिछले साल 70% मरीजों ने कम किया वायरल लोड। तो आइए अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार से संबंधित कई याचिकाओं को सूचीबद्ध कर सुनवाई करने की बात कही है। असल में सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार से संबंधित कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 को समाप्त करने की मांग की गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने की गुहार लगाई गई है। दूसरी तरफ बीते दिनों कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप पर अपना फैसला सुनाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाता है तो उस पर बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जिस तरह एक आदमी है और एक कार्य है, उसी तरह बलात्कार एक बलात्कार है, चाहे वो पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया हो। कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटाने की सिफारिश की गई थी। कमेटी ने प्रस्ताव भी दिया था कि बलात्कार या यौन उल्लंघन के अपराधों के खिलाफ अपराधी का बचाव इसलिए ना हो कि वो वैवाहिक या किसी अन्य संबंध में साथ है। वहीं साल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मुद्दे पर एक अलग मामले में खंडित फैसला सुनाया था। 2 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करने वाले जस्टिस राजीव शकधर ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को असंवैधानिक करार दिया था। सहयोगी जज जस्टिस सी हरिशंकर ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके पीछे जस्टिस शंकर ने यह तर्क दिया कि कानून में कोई भी बदलाव विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 में वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही बालिग पत्नी के साथ बिना उसकी सहमति की यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने 1981 में, कनाडा ने 1983 में और दक्षिण अफ्रीका ने 1993 में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। अब वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित मामलों को स्थायी समिति द्वारा निपटाया जाएगा, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पदनाम समिति नाम दिया गया है। इस समिति में 5 सदस्य होंगे और जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। साथ ही समिति के सदस्यों की सूची में सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल और बार से 1 सदस्य शामिल होंगे। बार का सदस्य अध्यक्ष के अलावा बाकी सदस्यों द्वारा नामित किया जाएगा। वहीं साल में 2 बार समिति की बैठक होगी। इसका एक स्थायी सचिवालय होगा, जिसके सदस्यों का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा समिति के अन्य सदस्यों के परामर्श से किया जाएगा। आपको बता दें कि किसी वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता की सूची में शामिल होने से पहले कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। नए दिशा निर्देश के अनुसार एक वकील के तौर पर कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस का अनुभव हो, या वकील और जिला एवं सत्र न्यायाधीश या ट्राइब्यूनल का न्यायिक सदस्य रहते हुए 10 साल गुजर गए हों, या जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। नई गाइडलाइंस के अनुसार उम्मीदवार की प्रैक्टिस मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होनी चाहिए। हालांकि जिन आवेदकों के पास किसी विशेष न्यायाधिकरणों के समक्ष उससे जुड़े मामलों में प्रैक्टिस की विशेषज्ञता हो, उन्हें रियायत दी जाएगी। उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। हालांकि अगर नाम की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की गई हो तो न्यूनतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की स्वीकृति दी गई।
साथ ही 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। राफेल विमान फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन से खरीदे जाएंगे। राफेल मरीन की बात करें तो ये राफेल लड़ाकू विमान का नौसैनिक संस्करण है। हालांकि राफेल मरीन राफेल विमान से काफी अलग है। राफेल मरीन आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सके, इसके लिए विमान के लैंडिंग गियर और एयर फ्रेम को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। साथ ही लैंडिंग रोकने के लिए इसमें एक टेल हुक का प्रयोग किया गया है। गौरतलब है कि राफेल विमान के विंग्स मुड़ नहीं सकते हैं, वहीं राफेल मरीन के विंग्स में मुड़ने की सुविधा है। इस विमान में पनडुब्बियों को खोजने और मार गिराने के लिए एडवांस रडार लगाए गए हैं। साथ ही राफेल मरीन में एंटीशिप मिसाइल भी लगाए जाएंगे। एंटीशिप मिसाइल हवा से जमीन पर लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इस विमान में मीटियोर, स्कैल्प और हैमर जैसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। गौरतलब है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद का गठन 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद साल 2001 में किया गया था। रक्षा अधिग्रहण परिषद तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना और साथ ही भारतीय तटरक्षक हेतु नई नीतियों एवं पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है। देश के रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इस परिषद के सदस्यों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। हाल ही में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें लैंडर तथा एक रोवर शामिल है। रोवर पेलोड में भी कई प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। साथ ही इसमें मौजूद रोवर की सहायता से चंद्रमा की सतह के विषय में जानकारी एकत्रित करना है। इस मिशन की मदद से भारतीय वैज्ञानिक चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के तापमान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि मिशन की सहायता से चंद्र कक्षा से पृथ्वी की तस्वीरें भी प्राप्त की जाएंगी। इसके अलावा चांद की सतह पर पृथ्वी द्वारा परावर्तित प्रकाश के ध्रुवीकरण का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही सतह के पास आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व की जांच की जाएगी। इस बार वैज्ञानिक इस मिशन के माध्यम से चांद की सतह पर होने वाले मून क्वेक्स पर भी रिसर्च करेंगे। दरअसल जिस प्रकार धरती पर भूकंप की घटना होती है, उसी प्रकार चंद्रमा की सतह पर होने वाले कंपन को मून क्वेक्स कहा जाता है। चंद्रयान 3 23 से 24 अगस्त के बीच चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले भारत का चंद्रयान 2 मिशन पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से महज 2.1 किलोमीटर पूर्व ही लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था। हालांकि चंद्रयान 2 के 4 साल बाद भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। वहीं भारत का पहला मून मिशन साल 2008 में लॉन्च किया गया था। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। गौरतलब है कि भारत से पूर्व अमेरिका, चीन और रूस ने ही ये उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में हुए चीते की मौत ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। ये वो चीते हैं जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए गए थे। अब तक कुल 8 चीतों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक इन चीतों की मृत्यु का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इन चीतों के गले में बंधे रेडियो कॉलर्स के कारण इनकी मृत्यु हो रही है। रेडियो कॉलर एक जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सुविधा से लैस उपकरण है। इस उपकरण के माध्यम से जानवरों की गतिविधियों की निगरानी की जाती है। चूंकि मृत पाए गए चीतों की गर्दन पर घाव के निशान देखे गए, इसलिए चीता टास्क फोर्स ने रेडियो कॉलर के इस्तेमाल से हुए सेप्टिसीमिया को चीतों की मौत का कारण बताया। उसके अनुसार रेडियो कॉलर के इस्तेमाल से असामान्य व्यवहार और उमस भरा मौसम संक्रमण का कारण बन सकता है। सेप्टिसीमिया एक गंभीर ब्लड इन्फेक्शन है। बताया जाता है कि जानवरों के शरीर के बाहरी हिस्से में लंबे समय तक नमी बने रहने के कारण संक्रमण होने लगता है। आगे चलकर यह स्थिति सेप्टिसीमिया का रूप ले लेती है। सही समय पर इलाज न मिलने के कारण जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। हालांकि चीतों की मृत्यु के पीछे रेडियो कॉलर्स के होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि भारत में लगभग 25 वर्षों से रेडियो कॉलर का इस्तेमाल हो रहा है। हाथी, तेंदुआ और चीता समेत कई जानवरों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी की यात्रा पर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने 2 समझौता ज्ञापनों पर दस्तखत किए। इसमें से पहला समझौता भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच भुगतान के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग करने से संबंधित है। अब दोनों देश अपनी घरेलू मुद्रा में व्यापार भुगतान करेंगे। गौरतलब है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया और यूएई की राष्ट्रीय मुद्रा दिरहम है।
दूसरे समझौते के तहत दोनों केंद्रीय बैंक भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी आईपीपी के साथ जोड़ने में सहयोग करेंगे। यूपीआई आईपीपी लिंक दोनों देशों के उपयोगकर्ताओं को तेज, सुरक्षित और कम लागत में पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। समझौते के तहत रुपए और दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली यानी एलसीएसएस का विकास किया जाएगा। ये समझौता सभी चालू खाता लेन देन और पूंजी खाता लेन देन को कवर करेगा। एलसीएसएस सिस्टम निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में भुगतान करने में सक्षम बनाएगा और आईएनआर यूएईडी विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करेगा। गौरतलब है कि भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। साल 2022-23 में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता देश है। इसके अलावा ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश भी है। भारत यूएई को मुख्य रूप से खाद्यान्नों का निर्यात करता है और साल 2022 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $85 बिलियन हो गया है। इसके अलावा दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए यूएनएफसीसी और पेरिस समझौते के तहत त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को लेकर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस संयुक्त वक्तव्य में दोनों देश के शीर्ष नेताओं ने जलवायु परिवर्तन को कम करने, डिकार्बनाइजेशन, स्वच्छ ऊर्जा पर संयुक्त रूप से कार्य करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। आपको बता दें कि साल 2023 में यूएई COP28 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया। इस वर्ष सूचकांक की थीम एक प्रगति संबंधी समीक्षा रखी गई है। ये रिपोर्ट साल 2015-16 और 2019-21 की अवधि के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। आपको बता दें कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 707 प्रशासनिक जिलों को इस अध्ययन में शामिल किया गया है। नीति आयोग के अनुसार इन 5 वर्षों की अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या वर्ष 2015-16 में 24.85% थी, तो वहीं 2019-21 में ये संख्या घटकर 14.96% रह गई। बीते 5 वर्षों में ऐसे गरीबों की तादाद में 9.89% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से गिरकर 5.27% हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% रह गई है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इस राज्य में 3.43 करोड़ लोग इस गरीबी से मुक्त हुए हैं। इसके बाद बिहार में 2.25 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर हुए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे 12 मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में टीकाकरण से संबंधित एक रिपोर्ट साझा की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में DPT-3 यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस टीकों की तीसरी खुराक की कवरेज दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2022 में DPT-3 वैक्सीन की भारत में कवरेज दर 93% हो गई, जो 2019 में 91% थी। वहीं कोविड महामारी के बाद साल 2021 में भारत में DPT-3 वैक्सीन कवरेज दर महज 85% थी। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो WHO के अनुसार साल 2022 में श्रीलंका की DPT-3 वैक्सीन कवरेज दर 98% रही। वहीं दूसरी तरफ 90% DPT-3 कवरेज दर नेपाल की रही। भूटान ने 98% और मालदीव ने 99% कवरेज दर दर्ज की है। इसके अलावा WHO ने कहा है कि टीकाकरण कवरेज में असमानताओं के कारण टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या बढ़ गई है और इससे खसरा, डिप्थीरिया और अन्य टीका रोकथाम योग्य बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि डिप्थीरिया मुख्य रूप से कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु के कारण होता है। वहीं पर्टुसिस एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन संक्रमण है जो जीवाणु बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। इसे काली खांसी के रूप में भी जाना जाता है। टेटनस मुख्यतः टेटनस जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। गौरतलब है कि भारत का UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। ये सालाना करीब
2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है। टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने के लिए साल 2014 में मिशन इंद्रधनुष योजना लॉन्च की गई थी। इसके तहत 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 7 जीवन घटक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है। इसमें तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस और खसरा जैसी बीमारियां शामिल हैं। हालांकि बाद में खसरा, रूबेला, रोटावायरस जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद से ये संख्या 7 से बढ़कर 12 हो गई है। कुछ चुनिंदा राज्यों में जापानी एन्सेफेलाइटिस के खिलाफ भी टीके उपलब्ध कराए जाते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2030 तक एड्स को खत्म किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व में एड्स से होने वाली मृत्यु में काफी कमी आई है। हालांकि रिपोर्ट का दावा है कि 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने में गरीबी और लैंगिक असमानता बाधा बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर एचआईवी से पीड़ित लगभग 70% लोगों ने 2022 में वायरल लोड को कम कर दिया है। एचआईवी वायरल लोड का तात्पर्य शरीर में मौजूद एचआईवी वायरस की संख्या से है। ब्लड टेस्ट के माध्यम से वायरस की संख्या की जांच की जाती है। बोत्सवाना, इस्वातिनी, रवांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों ने 95-95-95 लक्ष्य हासिल कर लिया है। दरअसल 95-95-95 लक्ष्य में पहले 95 का मतलब है कि 95% एचआईवी पीड़ितों को अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में पता है। दूसरा, 95% पीड़ित जीवन रक्षक एआरटी यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं। तीसरा, 95% पीड़ित उपचार ले रहे हैं और पीड़ितों की तादाद को कम कर रहे हैं। यूएन के अनुसार दुनिया भर में एंटी रेट्रोवायरल उपचार लेने वाले लोगों की संख्या में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2010 में जहां 7.7 मिलियन लोग एआरटी ले रहे थे, वहीं साल 2022 में इनकी संख्या 29.8 मिलियन हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2022 के अंत तक लगभग 33 मिलियन से लेकर 46 मिलियन लोग एचआईवी संक्रमण से पीड़ित हैं। वहीं भारत की बात करें तो देश में 2021 तक राष्ट्रीय स्तर पर एचआईवी के प्रसार में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार साल 2021 तक देश में एचआईवी से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 24 लाख होने का अनुमान है। इसी साल लगभग 42,000 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। एचआईवी से पीड़ित मरीजों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। आपको बता दें कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है। एड्स जो एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण के कारण होता है, ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के रक्त या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है। एचआईवी संक्रमण के बाद व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हो सका है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1988 में की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एचआईवी के बारे में लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है। हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने यह सूचकांक जारी किया। इस रिपोर्ट में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान दिया गया है। ये इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश तटीय राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस सूचकांक में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात देश भर में निर्यात तैयारी सूचकांक में क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। वहीं लक्षद्वीप इस रिपोर्ट में सबसे निचले पायदान पर स्थित है। इस सूचकांक के तहत हर राज्य में जिला स्तर पर निर्यात तैयारी की जांच की जाती है। ये सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निर्यात तैयारियों के तुलनात्मक विश्लेषण का प्रदर्शन करता है, जो देश के भीतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। गौरतलब है कि रिपोर्ट वित्त वर्ष 2022 में भारत के निर्यात प्रदर्शन के साथ साथ उसके क्षेत्र विशिष्ट और जिला स्तरीय व्यापारिक निर्यात रुझानों का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट 4 स्तंभों यानी नीति, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन के आधार पर राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने CCHF यानी क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये टिक अर्थात किलनी नामक कीट से फैलने वाला संक्रमण है। CCHF में मृत्यु दर लगभग 10% से लेकर 40% तक है। नवीनतम जानकारी के अनुसार जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण ये संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। इस संक्रमण की चपेट में मुख्यतः मवेशी, बकरी, भेड़ और खरगोश जैसे जानवर आते हैं। मनुष्य में बीमारी संक्रमित टिक्स के कारण होती है। इसके अलावा संक्रमित जानवरों के खून के संपर्क में आने से भी
व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो सकता है। सीसीएचएफ संक्रमित व्यक्ति के पसीने, खून और लार से दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण फैल सकता है। बुखार, चक्कर आना, मांसपेशियों, गर्दन, सिर और आंखों में दर्द और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता इस बीमारी के लक्षणों में शामिल है। बीमारी के शुरुआती दौर में उल्टी, दस्त, पेट में दर्द जैसे लक्षण देखे जाते हैं। उचित समय पर इलाज न मिलने के कारण रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। हालांकि इस बीमारी से बचाव के लिए अब तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार जलवायु परिवर्तन कई प्रकार से बीमारियों के प्रसार में योगदान देता है, जिसमें गर्म तापमान में टिक्स और अन्य कीटों का विस्तार शामिल है। सीसीएचएफ संक्रमण के मामले अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये बीमारी यूरोप में भी पैर पसार रही है। स्पेन, रूस, तुर्की और ब्रिटेन जैसे देशों में अब तक इस संक्रमण से जुड़े मामले सामने आए हैं। वहीं भारत की बात करें तो सीसीएचएफ के मरीज राजस्थान और गुजरात में पाए गए हैं। पिछले महीने गुजरात में इस संक्रमण के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। हाल ही में ब्लैक सी ग्रेन डील की समय सीमा 17 जुलाई को समाप्त हो गई। दूसरी ओर रूस ने भी इसे आगे बढ़ाने से मना कर दिया। असल में यूक्रेन दुनिया का एक महत्वपूर्ण खाद्य आपूर्ति करने वाला देश है, लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और यूक्रेन के बंदरगाहों पर अपना नियंत्रण कर लिया, तब से यूक्रेन द्वारा की जाने वाली खाद्य आपूर्ति बाधित हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में खाद्यान्नों की कीमत बढ़ने लगी और गरीब तथा कम आय वाले देशों में खाद्यान्न की कमी होने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए 22 जुलाई 2022 को तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने ब्लैक सी ग्रेन पहल की शुरुआत की। इस पहल के लिए रूस ने सशर्त अनुमति प्रदान की थी। गौरतलब है कि इस पहल के तहत ब्लैक सी यानी काला सागर पर स्थित यूक्रेन के 3 बंदरगाहों ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और युजनी से खाद्यान्नों का निर्यात किया जा रहा था। बता दें कि इस पहल के तहत यूक्रेन ने लगभग 32 मिलियन टन गेहूं और मक्के का निर्यात किया, लेकिन अब रूस इस पहल का विरोध कर रहा है। दरअसल रूस का आरोप है कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस अपने कृषि उत्पाद और फर्टिलाइजर्स का निर्यात नहीं कर पा रहा है। हालांकि पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि निर्यात के भुगतान प्लेटफॉर्म, बीमा, शिपिंग आदि पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा रूस का यह भी आरोप है कि उसने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यूक्रेन को खाद्यान्न निर्यात की स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन यूक्रेन गरीब देशों की बजाय उच्च और मध्य आय वाले देशों को खाद्यान्न निर्यात कर रहा है। तो चलिए खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। चलिए अब आज के सवालों को देख लेते हैं। हमारा पहला सवाल है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पदनाम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस समिति में कुल 5 सदस्य होंगे। दूसरा कथन है, समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। तीसरा कथन है, इस समिति की साल में 2 बार बैठक होगी। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल है, क्रीमियन कॉन्गो रक्तस्रावी बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये टीक अर्थात किलनी नामक कीट से फैलने वाला संक्रमण है। ये संक्रमण मुख्यतः यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इस बीमारी के शुरुआती दौर में उल्टी, दस्त, पेट में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा अगला सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 30 से 31 जुलाई के बीच चांद की सतह पर लैंड करेगा। भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनेगा। अमेरिका, चीन, रूस और जापान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इस वर्ष सूचकांक की थीम एक प्रगति संबंधी समीक्षा रखी गई है। भारत में 5 वर्ष की अवधि में लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए।
उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। हमारा अगला सवाल है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ये इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। इंडेक्स में गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। सूचकांक में कर्नाटक आखिरी पायदान पर है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? हमारे ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में मुंबई में वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के लिए आधिकारिक विवरणिका का अनावरण किया गया। ये सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 30 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना है और इसी क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी और उभरते रुझानों को प्रदर्शित करना है। ये सम्मेलन का तीसरा संस्करण होगा। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने तस्करी की गई 105 पुराविशेष वस्तुएं भारत को सौंप दी। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान कलाकृतियों की वापसी के लिए दोनों देशों के बीच समझौता किया गया था। ये 105 कलाकृतियां भारत में उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में व्यापक भौगोलिक विस्तार का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन कलाकृतियों में से 47 पूर्वी भारत से, 27 दक्षिणी भारत से, 22 मध्य भारत से, 6 उत्तरी भारत और 3 पश्चिम भारत से हैं। ये कलाकृतियां दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी ईस्वी तक की अवधि की हैं, जिन्हें टेराकोटा, पत्थर, धातु और लकड़ी से बनाया गया है। इसमें से लगभग 50 कलाकृतियों का धार्मिक महत्व भी है। भारत और मंगोलिया उलानबटोर में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इसका नाम नोमैडिक एलिफेंट 2023 है। भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक और मंगोलिया के सशस्त्र बल यूनिट 084 के सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ये 17 जुलाई से शुरू हुआ है और 31 जुलाई को खत्म होगा। ये इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण है। राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने उपसभापतियों के पैनल में 50% महिलाओं को मनोनीत किया है। राज्यसभा के अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब उपसभापतियों के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व मिला है। मतलब है कि ऐसा करने के पीछे सरकार का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। वहीं पैनल में मनोनीत की गई सभी महिला सदस्य पहली बार सांसद के रूप में चुनी गई हैं। हाल ही में गुजरात के सूरत में स्थित सूरत डायमंड बोर्ड्स ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े कार्यालय परिसर पेंटागन का स्थान ले लिया है। सूरत में स्थापित ये कार्यालय वहां के हीरा उद्योग की गतिशीलता और विकास को प्रदर्शित करता है। इतने विशाल परिसर के निर्माण का उद्देश्य सूरत को हीरा व्यापार के एक मुख्य केंद्र के तौर पर स्थापित करना है। पिछले दिनों 19 जुलाई को संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिन्हा चौहान ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक विश्वव्यापी डाक प्रणाली के अलावा सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है। उद्घाटन में भारत ने ऐलान किया कि वह एशिया प्रशांत डाक संघ के माध्यम से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के विकास के लिए 4 वर्षों की अवधि में $2 लाख अमेरिकी का योगदान करेगा। इसका उद्देश्य डाक क्षेत्र को मजबूत करना और डाक व्यवस्था में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री श्री जितेंद्र चौहान के अनुसार वर्तमान में देश में स्थापित परमाणु ऊर्जा की कुल क्षमता 7480 मेगावाट है, जिसमें कुल 23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर मौजूद हैं।
वहीं 2022-23 में देश में उत्पन्न की गई कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 2.8% थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पक्ष में ये भी कहा कि इस संदर्भ में निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरे होते ही परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्ष 2031 तक बढ़कर 22,480 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। हाल ही में भारतीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और जापान के उद्योग मंत्री श्री निशिमुरा यासुतोशी ने इस्पात क्षेत्र में आर्थिक विकास और कम कार्बन संक्रमण के लिए एक द्विपक्षीय बैठक की है। बैठक में दोनों देशों ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग का समर्थन करने का निर्णय लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक इस्पात उद्योग का विकास करना एवं शुद्ध शून्य लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। साथ ही इस्पात डायलॉग और अन्य सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए नई और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री से पूर्व ये सम्मान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, किंग चार्ल्स जैसे महान हस्तियों को प्राप्त हो चुका है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये 13वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पूर्व जून 2023 में उन्हें मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, मई 2023 में पपुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, मई 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जैसे अन्य अवार्ड्स मिल चुके हैं। हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इंडोनेशिया की वित्त मंत्री मुलियानी इंद्रावती ने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता लॉन्च करने की घोषणा की है। इस संवाद से न केवल भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि ये दक्षिण पूर्व एशिया और दुनिया की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता में भी योगदान देगा। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य को शामिल किया गया है। इस वर्ष सिंगापुर ने प्रथम स्थान हासिल किया है, वहीं 3 देशों ने सूचकांक में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल है। भारत ने इस साल 7 पायदान की छलांग लगाते हुए 80वां स्थान हासिल किया है। ये सूचकांक हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।